नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे समांतर माध्य के बारे में। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे आंकड़ों की खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है। अब आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है जो खंडित श्रेणी के आंकड़ों पर आधारित है, जिनसे हम समांतर माध्य की गणना करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, रचना के आधार पर आंकड़ों की तीन श्रेणियां होती हैं। एक व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी खंडित श्रेणी, तीसरी सतत या अविच्छिन्न श्रेणी। अब हम यहां पर कैसे पता करें कि दिए गए आंकड़े कौन सी श्रेणी से संबंधित है। बताना चाहूंगा, आंकड़े चाहे व्यक्तिगत श्रेणी के हों या खंडित श्रेणी के या फिर सतत श्रेणी के, प्रत्येक श्रेणी के आंकड़ों की अपनी विशेषताएं होती हैं, जिनके आधार पर हम उनकी पहचान कर सकते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों में प्रत्येक पद की अलग अलग माप दी गई होती है, जबकि सतत श्रेणी के आंकड़ों में मूल्य वर्गांतर में होते हैं और उनके सामने आवर्तियां दी गई होती हैं। मूल्यों की यथार्थ माप स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि मूल्य यथार्थ रूप में न होकर के किसी वर्ग में स्थित होते हैं। इस प्रकार हम सतत श्रेणी के आंकड़ों की पहचान कर सकते हैं, जबकि खंडित श्रेणी के आंकड़ों में पद मूल्य तथा उनसे संबंधित आवर्तियां दी गई होती हैं। आप देख सकते हैं, दिया गया उदाहरण खंडित श्रेणी के आंकड़ों पर ही आधारित है, जिसमें पद मूल्य 2, 5, 8, 10, 12, 15 ये पद मूल्य हैं तथा इनसे संबंधित आवर्तियां दी गई होती हैं। 2 की आवर्ती 4, 5 की आवर्ती 5। इस प्रकार पद मूल्य तथा उनसे संबंधित आवर्तियां दी गई होती हैं। प्रत्येक इकाई की यथार्थ माप होती है। आप देख सकते हैं, 2 प्राप्तांक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 4, 5 प्राप्तांक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 5। इस प्रकार प्रत्येक इकाई की यथार्थ माप होती है। मूल्यों में निश्चित अंतर होता है, 2, 5, 8, 10, 12, 15। इस प्रकार मूल्य एक निश्चित अंतर पर होते हैं। अब हम दिए गए उदाहरण से समांतर माध्य की गणना करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, आंकड़ों की व्यक्तिगत श्रेणी हो या खंडित श्रेणी या फिर सतत श्रेणी, समांतर माध्य की गणना में 2 विधियां प्रचलित हैं। एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरी अप्रत्यक्ष या लघु विधि। यहां पर हम दिए गए उदाहरण से पहले प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना करेंगे, तत्पश्चात लघु विधि से समांतर माध्य की गणना करेंगे। खंडित श्रेणी के आंकड़ों में प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना में जो सूत्र काम में लिया जाता है वो आपके सामने है। सूत्र है x बार बराबर सिग्मा fx बटे n। x बार समांतर माध्य का संकेत है, सिग्मा fx सिग्मा योग का संकेत है, f आवृत्ति है, x मूल्य है। इस प्रकार सिग्मा fx मूल्य एवं आवर्ती के गुणनफल का कुल योग है n। n यहां पर पदों की
संख्या है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, खंडी श्रेणी तथा सतत श्रेणी में आवर्तियों का योग ही n होता है। इस प्रकार खंडी श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि से समानांतर माध्य की गणना में जो सूत्र काम में लिया जाता है, वही सूत्र हूबहू सतत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना में भी काम लिया जाता है। सतत श्रेणी के आंकड़ों में प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना करते वक्त सबसे पहले हम एक 3 कॉलम वाली तालिका बनाएंगे, जिसके पहले कॉलम में दिए गए उदाहरण में प्राप्तांकों को क्रम से व्यवस्थित कर देंगे। आप देख सकते हैं पहले कॉलम में प्राप्तांक यानी मूल्यों को क्रम से व्यवस्थित कर दिया गया है, 2, 5, 8, 10, 12, 15। जबकि दूसरे कॉलम में विद्यार्थियों की संख्या जो आवर्ती है उसको क्रम से संबंधित मूल्य के सामने रख दिया गया है। आप देख सकते हैं 2 की आवर्ती 4, 5 की आवर्ती 5, 8 की आवर्ती 3, 10 की आवर्ती 5, 12 की आवर्ती 2, 15 की आवर्ती 1। इस प्रकार दूसरे कॉलम में प्रत्येक मूल्य से संबंधित आवर्ती को उसके सामने रख दिया गया है। यहां पर आवर्तियों का कुल योग है 20, यानी यहां पर 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, सतत श्रेणी तथा खंडी श्रेणी में आवर्तियों का कुल योग ही n होता है। अब हम तीसरे कॉलम में सूत्र अनुसार fx की गणना करेंगे। fx की गणना कैसे की जाती है? fx की गणना प्रत्येक मूल्य तथा उससे संबंधित आवर्ती को गुणा करने पर जो मान आता है वह fx होता है। आप देख सकते हैं मूल्य 2, उसकी आवर्ती 4, दोनों के गुणा करने पर जो मान आया 8, यह fx है। इस प्रकार हम प्रत्येक मूल्य तथा उससे संबंधित आवर्ती को गुणा करके fx ज्ञात कर लेंगे। अंत में इन सभी fx का योग कर लेंगे, जो होगा सिग्मा fx, यानी मूल्य एवं आवर्ती के गुणनफल का कुल योग। यहां पर सिग्मा fx का मान है 146, 146। अब सूत्र अनुसार जो माप हमें चाहिए वो हमने ज्ञात कर ली है। n यहां पर 20 है, सिग्मा fx 146 है। सूत्र में रखने पर मान आएगा 7.3, यानी इस श्रेणी का समांतर माध्य है 7.3। इस प्रकार हमने खंडी श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना की। अब इसी उदाहरण से हम लघु विधि से समांतर माध्य की गणना करेंगे। यहां पर आपके सामने खंडी श्रेणी में
अप्रत्यक्ष या लघु विधि से समांतर माध्य की गणना में जो सूत्र काम में लिया जाता है वो दिया गया है। सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx बटे n। x बार यहां पर समांतर माध्य का संकेत है, a कल्पित माध्य है, dx कल्पित माध्य का मूल्य से विचलन है, जबकि सिग्मा f dx कल्पित माध्य का मूल्य से विचलन एवं आवर्तियों के गुणनफल का योग है। n पदों की संख्या है, यहां पर आवर्तियों का कुल योग ही पदों की संख्या है। खंडित श्रेणी में लघु विधि से समांतर माध्य की गणना करते वक्त सबसे पहले हम एक 4 कॉलम वाली तालिका बनाएंगे, जिसके पहले कॉलम में प्राप्तांक यानी जो मूल्य है उनको व्यवस्थित कर देंगे, जबकि दूसरे कॉलम में विद्यार्थियों की संख्या जो आवृत्ति है उसको संबंधित मूल्य के अनुसार अंकित कर देंगे। यहां पर आवर्तियों का कुल योग है 20, यानी यहां पर 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। यहां पर आवर्तियों का कुल योग ही n होता है और n है 20। सूत्र अनुसार अब हम तीसरे कॉलम में dx ज्ञात करेंगे। dx आप देख सकते हैं कोष्टक x माइनस a कोष्टक। इस प्रकार dx जो है x यहां पर मूल्य है, a यहां पर कल्पित माध्य है। dx प्रत्येक मूल्य से कल्पित माध्य का अंतर है, विचलन है। a हमने यहां पर 10 माना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार दिए गए मूल्यों में से या उनसे बाहर आप कल्पित माध्य मान सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मूल्यों की निचली सीमा 2 है, ऊपरी सीमा 15 है। इनके बीच में से यदि किसी संख्या को आप कल्पित माध्य मानते हैं तो आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक रहेगा, गणना लंबी नहीं करनी पड़ेगी। वैसे तो आप किसी भी संख्या को कल्पित माध्य के रूप में मान सकते हैं, किंतु सुविधाजनक रहेगा कि आप मूल्यों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए कल्पित माध्य को मानें। मैंने यहां पर 10 को कल्पित माध्य माना है। आप यहां पर 2, 3, 4, 5 किसी भी संख्या को कल्पित माध्य मान सकते हैं। अब हम dx ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप जान चुके हैं, dx मूल्य से कल्पित माध्य का विचलन है। 2 में से 10 घटाने पर मान आता है -8। 5 में से 10 घटाने पर मान आता है -5। 8 में से 10 घटाने पर मान आता है -2। 10 में से 10 घटाने पर 0। 12 में से 10 घटाने पर 2। 15 में से 10 घटाने पर 5। इस प्रकार हमने प्रत्येक मूल्य से कल्पित माध्य का विचलन ज्ञात कर लिया है। अब सूत्र अनुसार हमें माप ज्ञात करनी है f dx। f dx
आप देख सकते हैं dx हमने ज्ञात कर ली है, यानी मूल्य से कल्पित माध्य का विचलन हमने ज्ञात कर लिया है। इस विचलन को हमें आवर्ती से गुणा करना है। विचलन को आवर्ती से गुणा करने पर जो मान होगा वो होगा fdx। माइनस के 8 को आवर्ती 4 से गुणा करने पर fdx आया -32। माइनस के 5 dx को आवर्ती 5 से गुणा करने पर मान आया माइनस के 25। इस प्रकार हम प्रत्येक dx को उससे संबंधित आवर्ती से गुणा करके fdx का मान ज्ञात कर लेंगे। अंत में इन fdx का योग कर लेंगे जो होगा सिग्मा fdx। यहां पर सिग्मा fdx का मान आया है -54, यानी माइनस के 54। अब यहां पर हमने सूत्र में जो माप चाहिए गई थी वो हमने ज्ञात कर ली है। n यहां पर 20 है, a कल्पित माध्य जो हमने माना है वो 10 है, और सिग्मा fdx का मान है -54। सूत्र में रखने पर मान आएगा 7.3। इस प्रकार खंडित श्रेणी में लघु विधि से समांतर माध्य की गणना करने पर आंसर आया 7.3। इस प्रकार हमने एक ही उदाहरण के माध्यम से प्रत्यक्ष तथा लघु दोनों विधियों के द्वारा समांतर माध्य की गणना की। उत्तर एक ही प्रकार का आया। धन्यवाद।